मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। सभी बच्चों को मैंने पिछली क्लास में इतिहास के भाग 14 करा दिए हैं, जिसमें कल भाग 14 में आपको पढ़ाया था खिलजी वंश, यानी सल्तनत काल में हम दो वंशों को अभी तक पढ़ा चुके हैं। एक तो आपका हम गुलाम वंश पढ़ा चुके हैं, दूसरा आपका हम खिलजी वंश पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको इतिहास के भाग 15 में तुगलक वंश के बारे में बताना चाहेंगे कि तुगलक वंश कब से कब तक रहा और कब से कब तक चला। ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुबह सुबह का नमस्कार। चलो आज अब हम आपको तुगलक वंश के बारे में बता रहे हैं। देखो, तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक रहा, अर्थात 78 वर्षों तक तुगलक ने शासन किया। जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल में तुगलक वंश ने 78 वर्षों तक शासन किया। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो जो तुगलक वंश है वो 1320 से 1398 ईस्वी तक चला। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित कर, क्योंकि ये खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक था खुसरो खां। ठीक है, ये जो खुसरो खां था ये खिलजी वंश का अंतिम संस्थापक था। तो इसको 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को, यानी उसके जस्ट 5 दिन बाद 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किसको पराजित करके? खुसरो खां को पराजित करके। ठीक, खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल पर आक्रमण को विफल किया, यानी गयासुद्दीन तुगलक पर मंगोलों ने जो आक्रमण किया उनमें से मंगोलों के आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार विफल किया। मंगोलों के आक्रमण को किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इसने सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये पूछा जाता है कि कौन से शासक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था? तो आप क्या कहेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश में कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो ये पूछा जाता है। आगे यही कहा गया है कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये भी कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के सन 2016 वाली परीक्षा में पूछा गया था कि संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, जो आज भी उन्हीं नहरों के द्वारा आज हम सभी लोग क्या करते हैं? अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ठीक, तो सिंचाई के लिए सल्तनत काल में पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको, इसलिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक बच्चों, अब मैं अगला पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी को बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। तो ये भी मेरे प्रिय बच्चों पूछा जाता है कि कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बने महल में दबकर से हो गई थी, यानी में दबकर हो गई थी। तो कौन सा शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन कौन से अभियान से लौटते समय? तो बंगाल अभियान से लौटते समय। कौन से अभियान से लौटते समय? बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा, क्योंकि जो लकड़ी का महल बनाया गया था वो जूना खां के द्वारा बनाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक थे जिनकी मृत्यु लकड़ी से बने महल में दबने से हो गई थी, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मेरे प्रिय बच्चों, आप कहोगे कि वो जूना खां के द्वारा बनाया गया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 13
1325 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, तो ये बहुत ही ध्यान रखना। और किस समय? बंगाल से लौटते समय, जो बंगाल का जो अभियान था उस समय वहां से लौटते समय जूना खां द्वारा जो निर्मित लकड़ी का महल था उसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहब्बत बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक, तो इसका जो जूना खां था, जूना खां के द्वारा जो लकड़ी से निर्मित बनाया गया महल था वही जूना खां गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां क्या करता है? कौन से नाम से फेमस हो जाता है फिर जूना खां? मोहब्बत बिन तुगलक। वही जूना खां मोहब्बत बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यानी तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जूना खां खुद अपनी नाम की उपाधि को मोहब्बत बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके बाद आगे देखें कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहब्बत बिन तुगलक सर्वाधिक शक्तिशाली, शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ये भी कहा जाता है कि सल्तनत काल में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली, विद्वान, योग्य और शिक्षित व्यक्ति कौन था? तो वो केवल और केवल शासक था मोहब्बत बिन तुगलक। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको मेरे प्रिय बच्चों, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मोहब्बत बिन तुगलक एक कैसा शासक था? तो मोहब्बत बिन तुगलक एक सर्वाधिक शक्तिशाली, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ठीक, तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे विद्वान कौन सा शासक था? तो आप कहेंगे कि सबसे विद्वान शासक मोहब्बत बिन तुगलक था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट कि मोहब्बत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर, मतलब दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देखो दिल्ली जो राजधानी थी, दिल्ली को राजधानी देखो, जो पहले गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने भी दिल्ली को राजधानी बनाया। इसके बाद खिलजी वंश के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने भी दिल्ली को क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक, उसके बाद कोई और एक शासक आया था जिन्होंने राजधानी लाहौर बनाई थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि दिल्ली फिर से राजधानी हो जाती है, लेकिन मोहब्बत बिन जब तुगलक आ जाते हैं तो ये दिल्ली से यानी जो राजधानी थी तुगलक वंश की, ठीक है, जो तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली थी उसे दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। क्या रख दिया मेरे प्रिय बच्चों? दौलताबाद। यानी दिल्ली से देवगिरी उसने राजधानी स्थानांतरित की और देवगिरी को ही उसने दौलताबाद रखा और उसका नाम क्या रख दिया? दौलताबाद रखा। तो मेरे प्रिय बच्चों ये भी पूछा जाता है कि मोहब्बत बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, उसका नाम क्या रखा था? तो आप कहेंगे कि मेरे प्रिय बच्चों कि उसका नाम दौलताबाद रखा था। अब अगले पॉइंट पर आइए कि जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वो लगभग 1333 ईस्वी में तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप कहेंगे कि मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो ये भी ध्यान देना है कि जो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था 1333 ईस्वी में। अब प्रिय बच्चों इधर आइए कि मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कम से कम कितनी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक, तो इसलिए बच्चों इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना और रट लेना कि जो मोहब्बत तुगलक के शासनकाल में दो भाई थे, दक्षिण से आए थे, ठीक है, तो मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का दोनों ही भाई थे। ये दोनों ही कैसे थे? सगे भाई थे। नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य यानी विजयनगर की क्या की? स्थापना की। तो ये प्रिय बच्चों पूछा जाता है कि हरिहर और बुक्का नामक दोनों जो
बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद ये भी बहुत मोस्ट चीज है, इसको भी ध्यान रखें। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बेहमनी राज्य की स्थापना की थी। उसी समय यानी इसके 11 वर्षों के बाद जब इसकी स्थापना हो जाती है विजयनगर राज्य की, बुक्का और हरिहर दोनों भाई मिलकर के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इसकी स्थापना करते हैं विजयनगर राज्य की। इसके तुरंत 11 वर्षों के बाद महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमन शाह आते हैं और 1347 ईस्वी में एक स्वतंत्र बेहमनी राज्य की स्थापना ये भी करते हैं। कौन से राज्य की? बेहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे कि बेहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। और कहा जाए कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे कि विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बुक्का और हरिहर दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में की थी। मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही ध्यान रखना है इन दोनों को। और बेहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बेहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। इसके बाद इधर आ जाइए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, जो आज भी निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो आज भी दिल्ली में बनी है, जिसे हम निजामुद्दीन स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। जो निजामुद्दीन औलिया है वो जो निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र बनी है वो निजामुद्दीन स्टेशन के आज दिल्ली के वहीं पास में बनी हुई है। जो किसने बनवाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर क्या करवाया था? मकबरा बनवाया था। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर क्या बनवाया था? तो आप कहेंगे कि निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा बनवाया था। और इसकी मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय, कहाँ जाते समय? जो सिंध प्रांत था जो आज पाकिस्तान देश में है, उस समय पूरा देश एक होता था अपना। फिर जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय सिंध जाते समय ठट्टा के निकट, ये ध्यान रखना है, ठट्टा ये कई बार पूछा गया है इस पे, यानी और इसकी जो मृत्यु है मोहम्मद बिन तुगलक की 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट बौड़ाल में हो गई। तो ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध जाते समय कौन से स्थान के निकट हो गई थी? तो आप कहेंगे कि ठट्टा के निकट बौड़ाल में हो गई थी। ठीक, इसके बाद तुगलक की मृत्यु पर बदायूं लिखते हैं, यानी जो तुगलक के राज दरबार में एक बदायूं रहते थे सेनापति, वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि अनंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, उन्होंने ये कहा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर और बहुत ही रक्त पिपासनी भी बोला जाता है, बहुत ही खूंखार भी था मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए बदायूं ने इनके बारे में लिखा है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। इस प्रकार का शब्द बदायूं ने अपनी किताब में लिखा है, उन्होंने कहा है अपने कथन में। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था। सबसे अच्छी बात ये कही गई है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें मेरे प्रिय बच्चों। यहाँ पर जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से देखें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था? तो आप कहेंगे कौन था? वो केवल था मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में जितने भी शासक आए उन सभी शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने अजमेर में मुइनुद्दीन
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक, तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये यूपीपीएससी सन 2018 के प्री में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा पहला शासक था जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक, जो किसका शिष्य था? अलाउद्दीन का शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसके बाद प्रिय बच्चों इधर आइए, इब्न बतूता की पुस्तक जो रहला है, किसकी पुस्तक? वो अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है और उसका वर्णन करके अपनी किताब में लिखता है। मोहम्मद बिन तुगलक का सब कुछ लिखता है इसमें। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक थी रहला, कौन सी पुस्तक? रहला। कौन सी पुस्तक थी? रहला में तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? रहला में तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है। मैं उसे पुनः समझाने की कोशिश करूँगा और मैं इसको YouTube चैनल पर पुनः डाल दूंगा, जिससे आप इसको दोबारा देख सकें और समझ सकें। और इसकी PDF भी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर बनाकर भेज दूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। अब हम आपको अब तुगलक वंश के बाद कल हम आपको अगले वंश के बारे में पढ़ाना जाएंगे, जिसमें हम फिरोज तुगलक के बारे में कल बताना चाहेंगे। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 20 मार्च 1351 ईस्वी को ही फिरोज तुगलक दिल्ली की सिंहासन पर बैठता है। ये सब बातें हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। आपको जरूर समझ में आएगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो आप इसको पुनः पूछ सकते हैं। ठीक, तो जहाँ जहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट लिखवाया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि सिंचाई यानी नहरों का निर्माण पहला कौन सा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया? तो गियासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ठीक, ये भी ध्यान रखना कि लकड़ी से निर्मित महल जिनका खाकी द्वारा बनाया गया था, जहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक, और ये भी ध्यान देना कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। ठीक, इसके बाद ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये बहुत ही ध्यान से याद रखना मेरे प्रिय बच्चों। ठीक, इसके बाद 11 वर्षों के बाद महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमद शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, तो मेरे प्रिय बच्चों, ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। और ये लास्ट का और ध्यान देना कि मोहम्मद बिन तुगलक में शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक था जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक है प्रिय बच्चों, तो आपको जरूर समझ में आ गया है। जितने बच्चों ने मेरा वीडियो अंत तक देखा है उन सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ कि इसी प्रकार वो मेहनत करते रहें और इसी प्रकार आगे अपनी भविष्य में तरक्की को हासिल करते रहें। धन्यवाद।